हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आपका इससे पहले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया था। अब इसमें पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे, जो कि कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स, ये सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? आप जो सी लैंग्वेज में या फिर अभी तक जितने अभी आपने पढ़ा है, तो जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और जो बिल्ट इन डेटा टाइप होता है, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या? जो बिल्ट इन डेटा टाइप होता है, सपोज इंट a इज इक्वल टू 5, आप उसको इस तरीके से इनिशियलाइज कर देते हैं, डिक्लेयर भी कर देते हैं। एक ही टाइम पे आपने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया। बट जो आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, उसमें आप उसको एट द टाइम नहीं डिक्लेयर, मतलब वैल्यू नहीं दे सकते हैं आप उसमें। तो सिर्फ पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर आप उसमें उसकी वैल्यू डालेंगे, राइट। तो ऐसा ही कुछ आपका क्लासेस में भी होता है, राइट। क्लास बनाते टाइम आप कोई वैल्यू उसमें असाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसी मेथड को, सब चीज से बाहर आने के लिए कंस्ट्रक्टर्स का यूज किया जाता है। तो in C++, constructor is a special method which is invoked automatically at the time of object creation. It is used to initialize the data members of new object generally. The constructor in C++ has the same name as class or structure, right? तो कंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनको हम इसलिए बनाते हैं ताकि जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, तो उसमें हमें कुछ वैल्यू ना डालनी पड़े। वो अपने आप ही कुछ ऐसा फंक्शन हम उसमें ऐसा लिखें कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन अपने आप ही उस पर रिटर्न आ जाए। ओके। तो सपोज आपने एक क्लास बनाई जो कि आपके स्कूल के बच्चे हैं, राइट, स्टूडेंट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएं, उसमें कुछ ऐसा प्रिंट होकर के आए जो कि हर ऑब्जेक्ट में आ जाए। सपोज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं कि स्टूडेंट ऑफ, या प्रिंट करवाना चाहते हैं स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, है ना, कोई भी कॉलेज आपका, दिस कॉलेज, या आप हर उसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं, हर ऑब्जेक्ट में आप ये प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ये प्रिंट करवाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, ओके। जो कि ऑटोमेटिकली जैसे आप अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और अपना काम करके चला जाएगा। इसलिए कंस्ट्रक्टर्स का यूज होता है। तो जो कंस्ट्रक्टर्स होता है उसका नाम, जो कि क्लास का नाम होता है, एज इट इज ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। सपोज आपकी क्लास का नाम स्टूडेंट था, तो आप जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसको भी स्टूडेंट के नाम से ही बनाएंगे, राइट। अब इसको कैसे बनाते हैं ये सब भी देखते हैं। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके कंस्ट्रक्टर्स की। जब भी आपके पेपर में कंस्ट्रक्टर आएगा, उसकी डेफिनेशन आएगी, तो आप यही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और ये इसके जानने के लिए भी जरूरी है कि बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो है होता क्या है। कंस्ट्रक्टर्स नेम इज एज सेम एज द क्लास, राइट। और जो इनपुट आर्ग्यूमेंट आपके अवेलेबल होते हैं कंस्ट्रक्टर्स में, कॉपी और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स के लिए। बाकी तीन टाइप के आपके कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफॉल्ट, कॉपी एंड पैरामीटराइज्ड। पर लेकिन कॉपी और पैरामीटराइज्ड के लिए ही, पैरामीटराइज्ड जो भी आप बोल सकते हैं, के लिए ही आपको आर्गुमेंट अवेलेबल है। बाकी डिफॉल्ट के लिए आर्गुमेंट नहीं अवेलेबल। कंस्ट्रक्ट का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, यानी कि वो कुछ नहीं रिटर्न करते हैं। जैसे कि आपका इंट मेन फंक्शन होता है, वो उसके हमको लिखने के लिए नीचे रिटर्न 0 लिखना होता है, ऐसा आपको कंस्ट्रक्टर के लिए नहीं लिखना होता। हाँ, कंस्ट्रक्टर जो होता है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, अपने आप ही चलने लग जाता है, कुछ आपको स्पेशली उसमें नहीं लिखना होता। द C++ कंपाइलर क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर द ऑब्जेक्ट इफ अ कंस्ट्रक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, आपने उसमें कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी है, तो जो C++ का कंपाइलर होगा वो अपने आप ही उसमें कोई वैल्यू डाल देगा, राइट। होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होंगी, और एग्जाम में अगर आए तो यही प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे और आपको भी इस प्रॉपर्टी से कंस्ट्रक्टर्स काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं आपके कंस्ट्रक्टर के टाइप से। सबसे पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर व्हिच हैज नो आर्गुमेंट इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी आर्गुमेंट ना हो तब उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसको हम और अच्छे से प्रोग्राम से समझेंगे, राइट। ये आपका प्रोग्राम है, और सी प्लस प्लस में जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको एक डेफिनेशन के साथ साथ प्रोग्राम लिखकर भी समझाना होगा, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है। देखो यहाँ पे हमने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, इसमें हमने स्टूडेंट को, ये जो स्टूडेंट ये बना है प्रोग्राम फंक्शन टाइप, ये आपका कंस्ट्रक्टर है,
क्या है ये आपका कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में भी ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसमें ये खाली है, तो इसलिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो ये क्या कर रहा है, सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये चाहता है कि जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट का तो वो तुरंत ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट कर दे। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ये हो जाएगा। अभी जैसे ही आपने अपना फंक्शन बनाया तो स्टूडेंट E1 एंड स्टूडेंट E2, ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने बनाए और आपने इस कोड को रन किया तो आपके आउटपुट विंडो पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 2 बार आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने 2 बार इसको ऑब्जेक्ट को बनाया है। ठीक है, तो जैसे ही आप स्टूडेंट E1 बनाते हैं तो ये तुरंत यहाँ स्टूडेंट के पास चला जाता है, इस क्लास के पास। जैसे ये क्लास के पास जाएगा, क्लास के अंदर जाएगा तो अपने इस कंस्ट्रक्टर के पास चला जाएगा। वे कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है, सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो इसको पढ़ेगा और इसको एज इट इज ही राइट कर देगा। आई होप आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ आया होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी इसकी डेफिनेशन है कि अगर आपको क्लास को एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही आपको उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, कोई वैल्यू लिखनी है, तो आप वहीं पर ही लिख दीजिए। या फिर आपको हर ऑब्जेक्ट में अपना कुछ लाइन चाहिए, कोई फंक्शन चाहिए क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में होना चाहिए और आपको उसको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, तो आप उसको क्लास में ही लिख दीजिए। बस इतना ही कंस्ट्रक्टर का काम है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है पैरामीटराइज, यानी कि इसमें पैरामीटर्स होंगे और ये जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि आपको दिखाया था मैंने अभी, स्टूडेंट और उसके बाद ब्रेस थे, आपके ब्रैकेट्स थे, ये जो जगह थी डिफॉल्ट में वो खाली थी, बट यहाँ पे पैरामीटर में यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे होंगे। कोई भी पैरामीटर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यही इसकी डेफिनेशन है। इसका कोड देखते हैं फटाफट से। ये है आपका इसका कोड। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है डिफॉल्ट से। ये आपकी स्टूडेंट क्लास, यहाँ पे आपने डेटा मेंबर्स अपने डाल दिए हैं, रोल नंबर है, नेम है, परसेंटेज है जो कि फ्लोट में है। यहाँ पे आपने अपना जो कंस्ट्रक्टर है वो डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें एक int i होगा, एक स्ट्रिंग n होगा, एक फ्लोट s होगा। ठीक है, इसने बता दिया कि यहाँ पे ये तीन तीन क्या होने वाले हैं, पैरामीटर्स होने वाले हैं। जब भी आप इसको डिक्लेयर करेंगे तो आपको ये तीन तीन पैरामीटर्स बिल्कुल देने होंगे। फंक्शंस पढ़े हैं ना, उसी की तरह ही आपको वैसे ही ये पैरामीटर्स देने होंगे। अभी इन पैरामीटर्स की वैल्यू क्या है, रोल नंबर जो है वो आई में स्टोर होगा, नेम जो है वो एन में स्टोर होगा, परसेंटेज जो है वो एस में स्टोर होगी। ठीक है, आप इसमें कोई और भी वेरिएबल दे सकते थे, इसकी कोई लोड नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज। जैसे कि आपको इसमें दिखाया ही था कि जो रोल नंबर है वो आई में जाके स्टोर होगा और जो नेम है वो एन में और जो परसेंटेज है वो एस में। यानी कि जो आप अपनी वैल्यू देंगे आई एन और एस वो इन सब में जाकर के स्टोर होंगी और फिर वो प्रिंट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। भी आप इसको लिखेंगे कैसे, स्टूडेंट E1 आपने यहाँ पे अपने एक नया स्टूडेंट बनाया, उसमें आपने वैल्यूज डालनी स्टार्ट कर दी। इसका रोल नंबर 2 है, नाम अभी है, परसेंटेज 70%। सेकेंड स्टूडेंट रोल नंबर 20 है, नेम नकुल है और परसेंटेज 66%। राइट, नेक्स्ट थिंग, अभी यहाँ पे आपने इस वाले फंक्शन को कॉल लगाई और यहाँ पे आपने इसको डिस्प्ले करवा दिया। बस इतना फर्क है डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। डिफॉल्ट में कुछ नहीं होता है, कोई आर्गुमेंट नहीं होती है, और पैरामीटराइज में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, आपको उसमें पैरामीटर्स लिखने पड़ते हैं। पढ़ते क्या, उसकी ज़रूरत है इसलिए हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, नहीं तो डिफ़ॉल्ट से भी तो काम चल ही रहा था, बट यहाँ पे ज़रूरत थी इसलिए हमने नया कंस्ट्रक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया। होप आपको समझ आया होगा। और हाँ, इसका प्रोग्राम बनाकर देखना और रन भी करा करके देखना। इसको मैं रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रन करवा कर देख लीजिए। नाउ योर नेक्स्ट एंड लास्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी यानी कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये कॉपी करने वाला है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो दूसरे कंस्ट्रक्टर से उसके वैल्यूज को कॉपी करके अपने कंस्ट्रक्टर में डाल लेता है, बस इतना ही होता है। और वो सेम क्लास के होने चाहिए तभी वो कॉपी करेगा। एक बात ये और है, सपोज आपका क्लास है, कोई भी आपने क्लास लिया है, सपोज
उसके बाद आपने अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कोई सा भी कंस्ट्रक्टर। अभी आपको उसकी वैल्यूज को, उसके पैरामीटर्स को, उसके आर्ग्यूमेंट्स को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्ट करवाने हैं, तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर बस इतना ही काम करता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पहले बनाया, उसके बाद आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। कॉपी कंस्ट्रक्टर सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपने अपनी आर्गुमेंट डाली इंट ए, यानी कि आपको इंटीजर वैल्यू डालनी है और वो वैल्यू आपने फिर जाकर एक्स में स्टोर करवा दी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, उसका भी आर्गुमेंट डाला एक्स वाई जेड एंड आई। तो ये जो एक्स वाई जेड है, ये इसका एक्स वाई जेड है पैरामीटराइज का, यानी कि अब जो वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में स्टोर है वो वैल्यू मैं अपने अंदर स्टोर करूंगा। अब वो कैसे करेगा? उसने क्या करा, यहाँ पर x इज इक्वल टू आई डॉट एक्स कर दिया। तो जो वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी वो इसमें आ जाएगी, कॉपी हो जाएगी। बस इतना से इसका काम था। जैसे ही आपने यहाँ पर एक्स वाई जेड A1 10 डाला, वो इसमें पैरामीटराइज वाले में स्टोर हो गई। और आपने एक्स वाई जेड A2 डाला और इसमें A1 डाला। यहाँ पे एड्रेस डालना है क्योंकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का है। अपने एड्रेस डाला और जैसे ही आप A2 डॉट एक्स करके इसको प्रिंट करेंगे, आपकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 10, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 वैल्यू डाली है। आप यहाँ पे वैल्यू कुछ और भी डाल सकते हैं। जब आप ये इस वाले फंक्शन को कॉल लगाएंगे, वो वही आपको वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। इतना काम होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। जब भी आप लंबे लंबे बड़े बड़े कोड्स लिखेंगे ना, तभी आपको इसका वर्क यूज समझ आएगा कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कंपाइलर में इसको प्रिंट करके देखना क्या वैल्यूज आती है। राइट, नाउ देयर इज अ डिस्ट्रक्टर्स फॉर यू ऑल। जैसा कि नाम ही बता रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या करता था? कंस्ट्रक्ट करता था। डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? डिस्ट्रक्ट करेगा, खत्म कर देगा। जो कंस्ट्रक्टर से आपने एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, उस कंस्ट्रक्टर को खत्म करने का काम डिस्ट्रक्टर्स करता है। It destructs the objects of class. It can be defined only once in a class. Like constructors, it is invoked automatically. ये भी कंस्ट्रक्टर की तरह होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, अपने आप को डिस्ट्रक्ट करके चला जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ सी, आपका डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल है कि क्या कहता है। आपने एक स्टूडेंट नामक अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि स्टूडेंट क्लास थी इसलिए स्टूडेंट नामक ही कंस्ट्रक्टर बनेगा। उसमें हम क्या चाहते हैं, वो प्रिंट कर दे कंस्ट्रक्टर कॉल। फिर उसके बाद ये जो छोटा सा सिंबल है, ये डिफाइन करता है डिस्ट्रक्टर को। आपने डिस्ट्रक्टर तो पढ़ लिया, आपने ये नहीं पूछा कि इसको पूछोगे भी कैसे। सॉरी सॉरी, पता नहीं पड़ता है। हाँ, तो इस कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में इतना सा डिफरेंस होता है, नाम दोनों का सेम ही रहता है जैसा कि क्लास का नाम होता है, बट जब डिस्ट्रक्टर आप यूज करते हैं तो ये वाला सिंबल उस नाम के आगे लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर लगाया गया है। आपने जैसे ही ये लगाया तो ये चेंज हो गया, ये अब डिस्ट्रक्टर बन गया। डिस्ट्रक्टर का क्या काम होता है? जो मेमोरी इसने घेरी है कंस्ट्रक्टर ने, अब इसका कोई काम नहीं है, तो उसको मेमोरी को मत यूज करो, खत्म कर दो। वो जो है अपनी मेमोरी को घेर रहा है कंस्ट्रक्टर, उसको क्या यूज करना जब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब जब उसकी जरूरत ना हो तब उसको खत्म ही कर देना सही है। राइट, फिर उसने अपना काम करेगा, वो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर से अपना काम करेगा और ये वाले से वो डिस्ट्रक्ट होके खत्म हो जाएगा। यही काम होता है आपके डिस्ट्रक्टर का। आपने जैसे स्टूडेंट S1 बनाया, स्टूडेंट S2 बनाया, S1 से आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर आपका S2 का इस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा दोनों का, और वो वहां पे आपका कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में तब्दील होके खत्म हो जाएगा। ठीक, यही काम होता है आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स का। नाउ सी, इंस्टेंशिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो टर्म है, ये इसका आपको बस डिफाइन करने को आएगा पेपर में, अगर आएगा तो मतलब आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि ये टर्म क्या कहता है, इसका क्या मतलब है। तो ये एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस का हिंदी में क्या मतलब होता है? हिंदी में अगर आप इंस्टेंस को देखें तो उसका मतलब होता है उदाहरण। राइट, तो उदाहरण हम किस चीज का देते हैं कि मतलब कि कुछ भी पूछे, कोई अच्छा है तो हमने उसका उदाहरण दे दिया कि राम है वो अच्छा बॉय है, श्याम है वो अच्छा बॉय है, तो उदाहरण के तौर पे।
तो जो क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो एक क्लास का उदाहरण ही तो होता है, क्योंकि उसमें क्लास की सारी खूबियां आ जाती हैं। खूबियां यानी कि खूबियां मतलब सब चीज जो क्लास के अंदर होता है वो सब ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम इंस्टेंशिएशन कहते हैं। और ऑब्जेक्ट को ही हम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट को ही हम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कहते हैं। तो इंस्टेंशिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास। अगर इसका आपको एग्जांपल आए तो जो मैंने अभी आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बनवाए हैं, कोड लिखवाए हैं, उसका कोई किसी का भी छोटा सा सिंपल सा आप एग्जांपल दे करके आ सकते हैं। राइट, तो इंस्टेंशिएशन आपको क्लियर हुआ? ऑफ कोर्स वही होगा। राइट, नाउ सी नेक्स्ट थिंग इज डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अब सपोज करो कि आप लोगों ने एक फंक्शन बनाया, राइट, उसमें आपने दिया कि अगर ये फंक्शन पे यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी तो आप प्रिंट करवा देना। बट व्हाट इफ के सामने वाले ने, यूजर ने वो फंक्शन दिया ही नहीं, कुछ वैल्यू एंटर ही नहीं करी, तो वो प्रिंट क्या करेगा? ओके, अब सपोज करो आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या करेगा? वो पहले यूजर से वो पहले यूजर से एक वैल्यू लेगा और उसको प्रिंट करवाएगा। उसका काम ये है आपके फंक्शन का। सपोज करिए, तो जब आपने यूजर से वैल्यू मांगी और उसने वैल्यू नहीं दी, तो वो क्या प्रिंट करेगा? वो ये जानना चाहता है। तो इस चीज को हेल्प करने के लिए आपके पिक्चर में आया डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। यानी कि आप अपने पैरामीटर में, अपने फंक्शन में एक ऐसा पैरामीटर सेट करेंगे कि हाँ, अगर कोई कुछ वैल्यू एंटर नहीं करता है तो ये वाली वैल्यू अपने आप ही डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप एंटर करते हैं वैल्यू तो वही प्रिंट होगी। अदरवाइज जो अगर आपने वैल्यू कोई भी एंटर नहीं करी है तो हम अपनी तरफ से वैल्यू दे देंगे जो कि हमने डिफॉल्टली सेट करी हुई है। जैसे कि आप यही वाला प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे सिटी का, किसी भी सिटी का नाम लेना है और फिर आप यहाँ पे सी आउट से उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ये आपका फंक्शन है। तो अपने फंक्शन में यहाँ पे एक सिटी का नाम मेरठ दे दिया, एक का नाम लखनऊ दे दिया, ये वाला स्पेस आपने छोड़ दिया, यहाँ पे आपने कानपुर दे दिया। तो जो आपका प्रिंट होगा, राइट, यहाँ पे आपने डिफॉल्ट सेटिंग दे दी है कि स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल्स टू गाजियाबाद। यहाँ पर जो स्ट्रिंग में जो सिटी हमने गिवन करवाई है उसका नाम गाजियाबाद है। अगर वो वैल्यू ना दे, यूजर अगर कोई वैल्यू ना दे फंक्शन को, तो आप ये वाली वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। राइट, इस चीज का ना बहुत अलग अलग जगहों पर यूज होता है। जैसे कि अगर कहीं पे बैंक वगैरह में यूज कर सकते हैं आप इसका, बहुत सारी जगहों पे आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको डिफॉल्टली कोई वैल्यू शो करवानी हो। ओके, तो डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का एग्जांपल अगर पूछा जाएगा तो आप ये एग्जांपल दे दीजिएगा। तब और भी आप अपनी मर्जी से बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। राइट, अभी आपका आता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। याद है जब आप लोगों ने सी पढ़ी थी उसमें भी एक सिस्टम था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करके, तो उसमें आपने कैलॉग, मैलॉग ये सब पढ़े थे। राइट, ऐसे ही आपका सी प्लस प्लस में है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब आप अपनी मेमोरी को डायनामिकली अलॉट करेंगे, जब आप अपने हाथों से खुद से मैनुअली अपनी मेमोरी को एलोकेट करते हैं, तो हम उसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। अभी सी प्लस प्लस में क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। टू परफॉर्मिंग मेमोरी एलोकेशन मैनुअली, तो जब आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाएंगे या आप मैनुअली मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, तो वो हीप पर जाके एलोकेट होगी। किस पर होगी? हीप। हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है। और जब आप नॉन स्टैटिक या फिर जब आपने मैनुअली आपने वैल्यू नहीं मेमोरी एलोकेट करवाई, तब जो वो एलोकेट होगी वो स्टैक पे होगी। अब आप ये पूछेंगे, अरे जब हम मैनुअली करवाएं या ना करवाएं उससे क्या है, वैल्यू तो हमारी मेमोरी तो एलोकेट हो ही रही है हमारी वैल्यू को, तो क्या जरूरत है डायनामिकली करने की? जरूरत ये है कि जो स्टैक होता है वो साइज में स्मॉल होता है। साइज में स्मॉल मतलब कि आप उसमें ज्यादा डेटा स्टोर नहीं करा सकते। अभी आप बोलोगे कि हम तो छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें क्या, बट आपको ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम है ये सीखने के लिए लिखवाए जाते हैं। बट जब आप नए नए बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे तो वहां पर आपकी कुछ लाइंस ऐसी होंगी, कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो बड़ी होंगी, जो ज्यादा जगह घेरेंगी। तो उस ज्यादा जगह को बनाने के लिए आप लोग हीप का यूज करेंगे। राइट,
और हीप में अपनी मेमोरी को एलोकेट करवाने के लिए आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करना होता है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि डायनेमिकली मेमोरी हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं। कि ये आपका एक कोड है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल के तौर पे। सी कैसे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है। यहाँ पे आप एक पॉइंटर बनाएंगे, क्योंकि जब भी आपको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी होती है, मैनुअली जब आपको मेमोरी एलोकेट करनी होती है सी प्लस प्लस में, तो वो पॉइंटर के थ्रू होती है। अब वो पॉइंटर के थ्रू कैसे होती है, ये जो पॉइंटर है, ये जो वैल्यू है, ये कहाँ जाके एलोकेट होगी, ये आपकी स्टैक में एलोकेट होगी। राइट, ये आपकी स्टैक में एलोकेट होगी जो कि 8 बाइट्स का होता है। राइट, और ये जो पॉइंटर है फिर आपको हीप में जाकर के ये पॉइंट करेगा जहां पर आपकी एक्चुअल वैल्यू रखी है। ओके, और ये किस वेरिएबल से होती है, किस कीवर्ड से होती है, दैट इज अ न्यू कीवर्ड से आपकी वैल्यू जो है डायनेमिकली लॉट होती है। आपको क्या करना होता है, पहले आपको एक पॉइंटर डिक्लेयर करना होता है जो कि स्टैक में होगा, जिसकी मेमोरी स्टैक में एलोकेट होगी। देन उस पॉइंटर में आपको अपनी वैल्यू एलोकेट करनी होती है जो कि हीप में जाके मेमोरी एलोकेट होगी। राइट, न्यू की हेल्प से जब आप जैसे आप न्यू लिखेंगे तो वो स्टैक को छोड़ के हीप में जाके एलोकेट हो जाएगी। ओके, और पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे आपने न्यू इंट करा, अब आपने इंटीजर वैल्यू अब जो भी स्टोर करेंगे ना, वो कहाँ एलोकेट होगी, उसकी मेमोरी वो हीप पर जाकर के एलोकेट होगी। अब आप कहेंगे कि इंटीजर तो 4 वैल्यू लेता है, पॉइंटर 8 लेता है, तो हमने इससे तो ज्यादा स्टैक भर रहा है। बट एक और बात आप ध्यान से सुनिए कि जितनी टाइम ही ये पॉइंटर हीप की तरफ पॉइंट करेगा उसकी वैल्यू 8 ही रहने वाली है। बट जो मेमोरी है, जो आपने एक्चुअल इंटीजर वैल्यू ली है, वो बढ़ सकती है। आप एरे भी ले सकते हैं। राइट, आप उससे ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज ले सकते हैं जो 8 से कहीं गुना ज्यादा हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर तो हीप ही ज्यादा यूजफुल होगा, जो आपने मैनुअली वैल्यू एलोकेट करवाई है वही ज्यादा यूजफुल होगी। दैट्स व्हाई वी यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अभी देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर अपनी वैल्यू दे रहे हैं 5। ओके, ये पॉइंटर से आपने अपनी वैल्यू पॉइंटर में जाके, अब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे स्टार पॉइंटर लिखा तो ये वैल्यू पॉइंटर को आपने दे दी। हाँ, ये वैल्यू हमने पॉइंटर को दे दी। ये पॉइंटर जो है ये हीप की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये यहाँ पर जाकर अपनी वैल्यू स्टोर करवा देगा। राइट, देन आपने अपना पॉइंटर प्रिंट करवा दिया तो ये आपकी वैल्यू प्रिंट करवा के दे देगा 5। अभी नेक्स्ट आगे भी पढ़िए, आपने एलोकेट तो करवा दी, अब डी एलोकेट भी तो करवानी होगी, वो भी तो जरूरी है। अब डी एलोकेट सिंपल बस डिलीट और अपना पॉइंटर का नाम, सीधे पॉइंटर आपने जो भी बनाया है, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंटर बनाया है, अब कुछ भी बनाइए, पॉइंट बनाइए या फिर कुछ भी बनाइए, जो आपका मन हो आप वो बनाइए, दैट डजंट मैटर्स। तो अभी ये डिलीट की जरूरत क्या है, बिल्कुल है, डिलीट की जरूरत ये है कि जब आप कोई भी लूप चलाएं, सपोज करो आपने इसमें कोई लूप चलाया जो कि कंटिन्यूअसली चलना चाहता है, कंटिन्यूअसली वो कुछ चीज प्रिंट कर रहा है, तो क्या होगा कि जब स्टैक होगी, स्टैक में वो काम होगा, मतलब कि अभी आपने डायनामिकली मेमोरी नहीं एलोकेट करी है, वो स्टैटिकली एलोकेट हुई है, यानी कि जब तो वो स्टैक में जाकर के रखी जाएगी वैल्यू। तो स्टैक में क्या होता है कि वो अपने आप ही अपनी मेमोरी को, पुरानी वाली मेमोरी को इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है। तो आपको ये हर्डल नहीं आएगी कि आपकी जो मेमोरी है वो भर गई। ओके, आपका जो स्टैक होता है वो क्या करता है कि जैसे ही आपका कोड रन हुआ, उसकी नीड खत्म हुई, वो आपकी पहली वाली मेमोरी को इरेज कर देता है, साफ कर देता है, और उसकी जगह पर जो नई आपने वैल्यू रखी है उसको रख देता है। ये स्टैक का काम होता है। स्टैक अपने आप को ऑटोमेटिकली ही अपने आप को क्लीन कर देता है। बट जब बात हीप की आती है, जब आपने डायनेमिकली अपनी मेमोरी एलोकेट करवाई है, तो वो ऐसा नहीं करता। हीप बेशक बड़ा होता है स्टैक से, पर लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वो हीप भर जाएगा, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यूज डिलीट नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं होता है। तो वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरा भर जाएगा, वहां तक उसमें कोई जगह ही नहीं होगी। तब आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाएगा और उसमें कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी यूज डिलीट पॉइंटर।
अभी वो क्या करेगा, यहाँ 5 प्रिंट करवा के इस डिलीट पॉइंटर का यूज करके वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपका जो हीप है वो क्लियर हो जाएगा शार्प शब्दों में। अभी इसमें एक था गार्बेज कलेक्शन या गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर का काम यही होता है कि वो ऑटोमेटिकली ही अपनी जो स्टैक है उसको एम्प्टी कर देता है। कैसे? ऑटोमेटिकली, अपनी ही स्वतः ही अपनी ही इच्छा से, स्व इच्छा से वो उसको क्लीन कर देता है। पर जब आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, तब आपको खुद से, जब आपने भाई मेमोरी आपने मैनुअली एलोकेट करवाई है, तो आपको मैनुअली वो डिलीट भी करनी होगी, डीएलोकेट भी करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी। और ये एक गुड प्रोग्रामर की प्रैक्टिस है कि वो अपनी द्वारा एलोकेट करी गई मेमोरी को डीएलोकेट भी जरूर करता है, राइट। तो डिलीट पॉइंटर का भी यूज ये है। अभी आपको जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में पढ़ना था, उस टाइम पर इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि उस टाइम पे आपको इसका यूज नहीं समझ आता, और वो इस यूनिट में था, इसलिए इस यूनिट में पढ़ाया गया, राइट। होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ आपकी वीडियो भी खत्म होती है और आपका ये यूनिट भी खत्म होता है, और आपको होप सब कुछ ठीक ठाक से समझ आ गया होगा, और कुछ भी ऐसा लगा हो जो समझ नहीं आया हो या आप चाहते हैं कि और पढ़ाया जाए, तो प्लीज लेट मी नो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।